हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ICMR 2023 शिफ्ट 1 का पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग एप्टीट्यूड सेक्शन के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ट्रिमेंडस एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द सन एंड द अदर स्टार्स। तो आपको बताना है कि जो ट्रिमेंडस एनर्जी जनरेट हो रही है सन से और स्टार से, ये किस तरह से हो रही है, ठीक है, क्या प्राइमरी रीजन है इसके पीछे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है दो चीज़ों का मिलना, और जब न्यूक्लियर लग जाता है साथ में, दैट मीन्स कि आप किसी दो न्यूक्लियाई को मिला करके कोई एक नई चीज़ बना रहे हैं, एक बड़ा एटॉमिक न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ठीक है, और जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, दो स्मॉल न्यूक्लियाइज मिले, जैसे कि ड्यूटेरियम मान लीजिए, इसे ट्रिटियम मान लेते हैं, ठीक है, ट्रिटियम मान लेते हैं। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिलकर के एक डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाते हैं, और प्लस इसमें से कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी निकलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी निकलते हैं, जिनको आप न्यूट्रॉन्स कह देते हैं, प्रोटॉन्स कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या डिफाइन करता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। और न्यूक्लियर फ्यूजन की जब बात होती है तो क्या होता है कि एक न्यूक्लियस ऑफ एटम है, ये स्प्लिट हो जाता है स्मॉल न्यूक्लियाइज में। ठीक है, तो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में ये टूट गया, और इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने क्या है? गामा फोटॉन्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का इंटरेक्शन जब होता है, ठीक है, तो क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। तो बेसिकली दो चीज़ों की बात की गई है यहाँ पर। एक तो आपके पास चार्ज्ड पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास मैग्नेटिज्म होना चाहिए, या आप इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में। कैसे बनती है इलेक्ट्रिक फोर्सेस? अब जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, या तो ये दोनों सिमिलर चार्जेस के हो सकते हैं, या फिर ये ऑपोजिट चार्जेस के होंगे। अगर ये ऑपोजिट चार्जेस के हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगी वो होगी अट्रैक्शन, और अगर ये सिमिलर चार्जेस के हैं तो क्या बनेगी? रिपल्शन। तो जो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड या जो मैग्नेटिज्म है, ये कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जब भी कोई चीज़ रिलेटिव मोशन में हो, प्लस साथ में क्या हो रहा हो, वहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन रही हो, जैसे इस केस में क्या बनेगी? अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक रिलेटिव मोशन में है। तो जब ये दोनों चीज़ें फिलफुल हो रही हैं, दैट मीन्स कि वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे काम करती हैं? जैसे कि कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पर क्या है? ये एक्सेलरेशन भी हो रही है, और जब ये मतलब टूटेगा, या जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी में भी ऑसिलेट कर रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में भी एक तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा। तो दोनों चीजें मिल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो ORS का कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है इनमें से, वो आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है,
ORS की जब भी बात होती है तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे डायरिया वगैरह हो जाता है तो उसमें डिहाइड्रेशन को कवर अप करने के लिए क्या देते हैं, ORS जो है वो पीने की सलाह देते हैं। अब इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर, ठीक है, अगर लिक्विड वाला परचेज कर रहे हैं तो उसमें वाटर होगा, और अगर आप पाउडर्ड फॉर्म परचेज कर रहे हैं तो उसमें वाटर आप अपनी तरफ से यानी कि एक्सटर्नली डालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ग्लूकोज होता है इसमें, क्लोराइड होता है इसमें, पोटेशियम होता है, पोटेशियम के बाद क्लोराइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, सिट्रेट होता है इसमें, ठीक है, सिट्रेट हो गया। देन सोडियम, सोडियम होता है इसमें, ठीक है। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसके बाद से जो कंपनीज इनको मैन्युफैक्चर करती हैं वो अपनी तरफ से कुछ एडिटिव्स ऐड कर देते हैं, फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं ना, फूड फ्लेवर इन्हेंसर्स ऐड कर देते हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये इनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अब बात करते हैं जो सोडियम कार्बोनेट है इसका यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो जैसे कि ग्लास मेकिंग में, ठीक है, ग्लास मेकिंग में इसका यूज़ होता है। दूसरा, डिटर्जेंट्स को बनाने में इसका यूज़ होता है। डिटर्जेंट्स में यूज़ हो रहा है तो दैट मीन्स कि ये सोप्स में भी यूज़ होगा। उसके बाद जो क्लेंजर्स होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है। देन ये एक तरह का फूड एडिटिव होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये एक फ्लेवर एनहेंसर की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑन अर्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा, दैट इज सेल्यूलोज, ठीक है। कहाँ होता है ये, प्लांट की सेल वॉल में, ठीक है। कोलेजन की बात करते हैं। कोलेजन एक प्रोटीन है और ट्रिपल हेलिक्स फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होगा, स्किन में हो सकता है, हेयर में हो सकता है, ठीक है, बोन में हो सकता है, कार्टिलेज में होगा, ठीक है। इस तरह की और भी तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कोलेजन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च आप सभी को पता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है तो फर्स्टली फ्रूट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद वेजिटेबल्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वेजिटेबल्स के बाद ग्रेन्स में आपको ये भरपूर मात्रा में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एल्जिनेट की बात करते हैं। एल्जिनेट क्या होता है, ये एक तरह का जिलेटिन एजेंट है, ठीक है। तो जो जेलीज मार्केट में आ रही हैं वो इसी जेलेटिन की वजह से बनाई जाती हैं। तो कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिल सकता है आपको, ब्राउन मैरीन एल्गे में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ब्राउन सीवीड होती है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ बैक्टीरियाज में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो स्यूडोमोनास एरियोजिनोसा में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर एट pH 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन। आंसर है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर और सल्फेट में इस तरह से टूट जाता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब हेल्प्स टर्माइट्स डाइजेस्ट सेलुलोज। कि कौन सा माइक्रोब ऐसा है जो टर्माइट्स की हेल्प करता है टू डाइजेस्ट सेलुलोज। अब टर्माइट्स जो हैं वो क्या खाती हैं, वुड खाती हैं, ठीक है, और वुड में होता है सेलुलोज। अब इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनके गट में कौन सा बैक्टीरिया जो है वो होता है, या कौन सा माइक्रोब जो है वो होता है ट्राइकोनिम्फा कैम्पन्यूला, ठीक है। तो ये जो ट्राइकोनिम्फा है ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टर्माइट्स के गट में। उसी तरह से फाइब्रोबैक्टर सक्सिनोजेंस की बात करते हैं। ये बेसिकली किसकी गट में देखने को मिलेगा आपको, कैटल्स की गट में,
ठीक है, सेम काम करेगा क्योंकि कैटल्स क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, तो वो भी क्या इनटेक कर रहे हैं, सेलुलोज इनटेक कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये जो फाइब्रोबैक्टर है ये सेलुलोज को तोड़ेगा और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा, कैटल्स में। उसके बाद र्यूमेनोकोकस फ्लेविफेशंस की बात करते हैं। बेसिकली ये ह्यूमन गट में भी आपको देखने को मिल जाएगा और र्यूमिनेंट्स की गट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे र्यूमिनेंट्स के गट में सेम ये वही काम कर रहा होगा कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है, तो सेल्यूलोज को ब्रेक करेगा ये, और ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कराएगा। दूसरी तरफ क्या है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, सबको पता है सॉइल बैक्टीरिया है ये। ठीक है, सॉइल बैक्टीरिया है ये। दूसरी चीज ये कि ये आपको फ्रेश वाटर वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको एक और टर्म जो है वो दिया गया है कि ये कैसा होता है, ये होता है राइजोस्फेरिक। ठीक है, RHIZO, राइजोस्फेरिक। अब राइजोस्फेरिक का मतलब ये होता है कि ये एक नैरो रीजन होता है सॉइल का या उस सबस्ट्रेट का जिसको ये यूज करता है ग्रो करने के लिए, तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, राइजोस्फेरिक कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द ज़ेंथोफाइट क्या होता है, ये येलो ग्रीन अलगे होता है, तो ये जो सेल वॉल्स हैं इसकी वो किस चीज से बनी होती है, आपको वो बताना है। तो बेसिकली इसका आंसर जो है दैट इज सेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, सेलुलोज आप सबको पता है कि जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, काइटिन आप सबको पता है कि फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, कुछ फंगस में काइटिन और जाइलिन दोनों देखे जाते हैं। बात करेंगे स्टार्च की। ठीक है, स्टार्च बेसिकली जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हो गए लाइक प्लांट, ठीक है, इनमें क्या होता है, स्टोरेज के लिए कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अब उन ऑर्गेनल्स की जो सेल वॉल होती है, बेसिकली जैसे स्टोरेज के लिए प्लांट्स में वैक्यूल्स होते हैं, तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टार्च की बनी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपसे पूछ लेगा कि कोई स्टोरेज ऑर्गेनल का नाम लिखा है, पूछा है बताओ कि इसकी सेल वॉल किससे बनी है, तो किससे बनी है, स्टार्च से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो स्पेक्टेकल्स यूज होते हैं फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स उनमें क्या होता है, तो राइट आंसर इज कि उनमें पोलरॉइड्स होते हैं। ठीक है, देखिए पोलरॉइड्स का मतलब क्या होता है, पोलरॉइड्स का मतलब होता है एंटी रिफ्लेक्टिव। ठीक है, और इनको आप एंटी ग्लेयर भी कह सकते हैं। ग्लेयर का मतलब ही आपको पता होगा कि कोई चीज स्ट्रांगली शाइन कर रही है तो हम क्या कह देते हैं कि जो चीज है वो ग्लेयर कर रही है। जैसे आप सनी डे पर अगर बाहर निकले तो वाटर की तरफ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो काफी स्ट्रांगली शाइन कर रहा है, ग्लेयर कर रहा है। ठीक है, तो अब ये स्पेक्टेकल्स में ऐसा खास होता क्या है, उस चीज को समझते हैं। तो इसमें होते हैं कुछ केमिकल फिल्टर्स। ये केमिकल फिल्टर्स क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं लाइट को। और ये लाइट कैसी होती है, जो बाउंस बैक करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई लाइट है, ये किसी सरफेस के साथ टकराई और क्या की, बाउंस बैक की। अब ये जो बाउंस बैक वाली लाइट है इसी को जो है वो ब्लॉक कर देता है ये वाले स्पेक्टिकल्स, क्योंकि इनमें ये केमिकल फिल्टर्स लगे होते हैं। और ये केमिकल फिल्टर्स और कुछ नहीं, पोलरॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही ये लाइट ब्लॉक होगी इससे होगा क्या, इससे आपकी जो विजुअलिटी है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलती है विजन में। ठीक है, तीसरी चीज आपकी जो आंखें
जैसे कई बार क्या होता है जब हम काफ़ी तेज़ सनलाइट में निकलते हैं तो हमें अपनी आंखें छोटी करनी पड़ती हैं एक क्लियर व्यू को देखने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है लाइट की, तो हमारी आंखें जो है वो इरिटेट होती हैं उससे। ठीक है, तो सनी ब्राइट सिचुएशन में ये एंटी ग्लेयर वाला जो इसका एक प्रॉपर्टी है वो काम करेगी, और वो क्या करेगी, इस ग्लेयर को काट देगी। ठीक है, तो जो अब ग्लेयर आपकी आंखों को परेशान कर रहा था वो आपकी आंखों को परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक्रेलामाइड इज अ सब्सटेंस दैट फॉर्म्स थ्रू अ natural chemical reaction between sugar and asparagine in plant based food during high temperature cooking such as frying, roasting, baking। आपने क्या किया, एक प्लांट बेस्ड फूड उठाया, ठीक है, और उसको हाई टेम्परेचर हीट पर कुक किया, आपने उसको फ्राई किया, रोस्ट किया या बेक किया, और उसके बीच में अब क्योंकि शुगर और एस्पार्जिन थे तो एक नेचुरल केमिकल रिएक्शन वहां पर हुआ जिसकी वजह से क्या बन गया, एक्रेलामाइड बन गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस केमिकल के बारे में पता होना हमें इंपॉर्टेंट क्यों है, वो आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि जब भी किसी खाने में या किसी भी चीज़ को जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं अगर उसमें एक्रेलामाइड की मात्रा ज़्यादा है तो क्या है कि वो कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है, जैसे इस ऑप्शन में इन्होंने लिखा है कि हाई लेवल ऑफ एक्रेलामाइड कॉज कैंसर इन लेबोरेटरी एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि एक्रेलामाइड जो होता है वो क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, a diverse mixture of noise waves extending over a wide frequency or a constant background noise, especially one that drowns out other sound is called। ठीक है, आपको एक नॉइस के बारे में पूछा है, उस नॉइस का क्या जस्टिफिकेशन दिया इन्होंने कि एक तो वो साउंड्स का डाइवर्स मिक्सचर है, ठीक है, साउंड वेव्स का जो कि एक्सटेंड कर रहा है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को मिला करके एक टाइप का नॉइस बनता है। या इसको दूसरी तरह से कैसे इन्होंने किया है, जस्टिफाई किया है कि एक कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइस है, ऐसा नॉइस जो कि बाकी साउंड्स को ड्राउन कर लेता है। ठीक है, तो इस नॉइस को क्या कहेंगे, सो बेसिकली इस नॉइस को कहा जाता है वाइट नॉइस। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। वाइट नॉइस को बेसिकली ब्रॉडबैंड नॉइस भी कहते हैं। ठीक है, ब्रॉडबैंड नॉइस। अब ब्रॉडबैंड नॉइस इसका नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज का। अब ये जो मिक्सचर ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज है ये मिलकर के क्या बनाती हैं, एक स्टैटिक साउंड बनाती हैं। ठीक है, कोई स्टैटिक साउंड बना रही है। अब ये स्टैटिक साउंड आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, जैसे कि आपकी स्लीप को इम्प्रूव करेगा, आपकी वर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। ठीक है, अब जैसे बेबीज जो हैं वो रोते हैं तो अगर आप उनको वाइट नॉइस सुना दें तो वो चुप हो जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे काफ़ी एक वायरल वीडियो हो रही है जिसमें एक साइंटिस्ट जो है वो अपने बच्चे के सामने जब वो रो रहा होता है तो वो ओम का उच्चारण शुरू कर देते हैं। तो ओम के उच्चारण में और कुछ नहीं, वाइट नॉइस छुपा हुआ है जिसकी वजह से जो बेबीज हैं वो रोना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जो बेबी रो रहे हैं उनको चुप कराने के लिए आप वाइट नॉइस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि ADHD के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी काफ़ी सुधार जो है वो देखा गया है। इनके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं जब आप इनको ट्रीट करते हैं वाइट नॉइस से। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है पिंक नॉइस। ठीक है, पिंक नॉइस को और क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम एम्बियंट नॉइस। एम्बियंट नॉइस इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक कांस्टेंट साउंड होती है बैकग्राउंड में। ठीक है, एक कांस्टेंट साउंड होती है इन बैकग्राउंड। अब इसको समझने के लिए कि ये क्या काम करता है पिंक नॉइस, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सोचिए कि आप रात को सोते हैं, ठीक है, आप सो रहे हैं, रात में मान लीजिए कि आपका जो घर है वो काफ़ी अच्छी एक सिटी में है जहाँ पर दिन रात जो है वो व्हीकल्स चलते रहते हैं ना, शोर शराबा रहता है।
तो आप सो रहे हैं लेकिन फिर भी आपको पंखे की आवाज नहीं सुनाई दे रही, बाहर का कोई शोर शराबा जो है वो नहीं सुनाई देता है सोते हुए, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली ये पिंक नॉइस की वजह से होता है, क्योंकि पिंक नॉइस जो होता है वो फिल्टर आउट कर देता है, ठीक है, ऐसी आवाजों को जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करें। तो इफ अगर आप कंसंट्रेशन अपना इंक्रीज करना चाहते हैं अपने रूम में, पिंक नॉइस का कोई सॉन्ग लगा लीजिए, या पिंक नॉइस की कोई जो भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, है ना, वो बना रखी होती है उन्होंने ट्यून्स टाइप, तो वो आप लगा लीजिए, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है ब्राउन नॉइस, ठीक है, इसको हम रेड नॉइस भी कहते हैं। अब बेसिकली अगर आप ब्राउन नॉइस और पिंक नॉइस देखें तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, ठीक है। जैसे अगर इसके एग्जांपल्स की आप बात करें तो इसमें जो स्टीडी रेनफॉल की वॉइस होती है उस तरह की कोई आवाज़ें हो गई, ठीक है, और कोई फ्लैट साउंड्स वगैरह हो गई, और विंड की आवाज़ हो गई, ठीक है, ऐसी विंड जो कि ट्री से रसलिंग होकर के आ रही है ना, दैट विंड दैट इज रसलिंग थ्रू ट्रीज, तो ये सारी की सारी क्या है, पिंक नॉइस है। अब ब्राउन नॉइस जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है वाइट और पिंक नॉइस से, कि एक्चुअली में ये थोड़ा सा डीपर टोन होती है, ठीक है, पिंक और वाइट नॉइस से थोड़ा सा डीपर टोन होती है इसमें, ठीक है। तो अगर कोई हैवी स्टीडी रेनफॉल की आवाज आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वो क्या है, ब्राउन नॉइस है, ठीक है। और ये किसको इम्प्रूव करता है? बेसिकली ये इम्प्रूव करता है आपके थिंकिंग स्किल्स को। तो अगर आप कोई राइटर हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सोचना पड़ता है, जिसमें सोच की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो आप ब्राउन नॉइस का सहारा जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इट इज़ वेल नोन दैट प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर शॉर्ट पीरियड विदाउट लाइट, ठीक है, कि ऐसा आपको पता है ऑलरेडी कि प्लांट्स जो है वो अगर उनको शॉर्ट पीरियड या फिर बिना लाइट के भी रखा जाए तो भी वो सरवाइव कर लेते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है एडेप्टेशन का, उसको क्या कहते हैं? तो बेसिकली इस प्रोसेस को कहा जाता है एट्यूलेशन, ठीक है। क्या होता है एट्यूलेशन में? जैसे कोई फ्लावरिंग प्लांट है, आपने इस फ्लावरिंग प्लांट को पार्शियल लाइट में रख दिया, या फिर जहां पर लाइट एब्सेंट थी वहां पर रख दिया, एंड फिर भी उसमें आपको क्या देखने को मिल रही है, फ्लावरिंग देखने को मिल रही है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एट्यूलेशन, ठीक है। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिल सकता है? जैसे कि आपके घरों में जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, अगर उनमें फ्लावरिंग हो रही है दैट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं, एट्यूलेशन कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडोर प्लांट्स का, जैसे कि सक्यूलेंट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि पीजन सिटिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर इज अ कॉमन साइट, ठीक है, कि जैसे पीजन जो है वो इलेक्ट्रिक वायर से बैठते हैं, ये तो उनके बैठने का मतलब एक तरह से अड्डा है। सो व्हाट इज द रीजन दैट दे डू नॉट गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड इवन दो दीज आर हाई वोल्टेज वायर्स, कि इनको करंट क्यों नहीं लगता है इवन दो कि ये वायर्स जो है वो हाई वोल्टेज वायर्स होती हैं तब भी? तो इसका रीजन बेसिकली बहुत आसान सा है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होना होता है तो वहां पर एक वोल्टेज डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आप हैं और मैंने आपको कहा है कि आपको एक ए स्पॉट तक जाना है, और आपके पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो आपके पास ये है, दूसरा रास्ता है आपके पास ये, और ये है आपके पास कुछ तीसरा रास्ता। अब मैंने आपको कहा कि आपको यहाँ से ए पॉइंट तक जाना है, तो आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे? ऑब्वियसली आप जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है उसको आप चूज करेंगे, ताकि आपकी एनर्जी भी कम लगे और आप जल्दी पहुंच जाएं। सेम वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन्स के सामने भी 2-3 रास्ते होते हैं और वो हमेशा शॉर्टेस्ट वे को चूज करता है।
अब इसी तरह से इमेजिन कर लेते हैं कि ये कोई वायर है और इसके ऊपर इस तरह से पिजन जो है वो बैठा हुआ है। तो ये हैं इसके फीट्स जो कि एक सेम तार पर हैं, ठीक है, एक सेम वायर पर दोनों फीट्स जो हैं वो इसने प्लेस किए हुए हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहे हैं। अब इसे करंट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी बॉडी में से ना ट्रैवल करके, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है, इस बॉडी में से ना ट्रैवल करके वो कैसे सीधा ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इस पिजन को क्या है, करंट नहीं लग रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि ये है इसकी टेल, ठीक है, और ये किसी दूसरी तार के साथ जाकर के टच हो जाती है। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा इसकी बॉडी से गुजर करके दूसरी तार में या दूसरी वायर में एंटर करना। इस केस में इसको शॉक लग जाएगा और इवेंचुअली इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जो तार पे बैठे हुए जितने भी पिजन्स हैं इनको जो है वो शॉक क्यों नहीं लग रहा है। अगर जो दो वायर्स हैं और दोनों में से किसी एक के साथ ये टच हो रहा है देन इट इज ओके, लेकिन अगर किसी केस में ये बैठा किसी और वायर पे है और दूसरी के साथ इसका कोई और बॉडी पार्ट टच हो जाता है तो उस केस में उसको शॉक लगेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अ स्टूडेंट आस्क हिज साइंस टीचर वेदर ही कैन कैच फायर इफ ही runs very fast. The teacher replies that scientists have shown that one needs to run at a speed of about 6,000 km/h for this. And what is the major reason of generation of heat if one runs at high speed? बहुत ही सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है कि एक स्टूडेंट है वो अपनी साइंस टीचर से पूछता है कि अगर वो बहुत तेज दौड़ेगा तो क्या उसकी बॉडी जो है वो उसमें आग लग जाएगी। तो टीचर रिप्लाई करता है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई इंसान 6,000 km/h की स्पीड से दौड़ता है तो उसकी बॉडी जो है वो फायर को कैच कर लेगी। अब इन्होंने इसका मेनली रीज़न पूछा है कि ऐसा क्यों होगा, जो जनरेशन ऑफ हीट है वो इतनी हाई स्पीड पर अगर कोई दौड़ रहा है तो उसका मेजर रीज़न क्या होगा कि इतनी हीट जो है वो जनरेट हो जा रही है। बेसिकली अगर पूछने जाएं तो ये चारों ही इसका आंसर जो है वो बैठ जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 6,000 km/h का आपको एक मेजर चीज़ दे रखी है तो समझते हैं क्या होगा। अगर एक नॉर्मल इंसान दौड़ रहा है तो ऑब्वियसली वो इतना तेज तो दौड़ नहीं सकता, वो एक नॉर्मल स्पीड से दौड़ रहा होगा। उस केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन जो है वो हो रही होगी, फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी विद एयर पार्टिकल्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली बॉडी और एयर के बीच में फ्रिक्शन होगी। उसी तरह से क्लोथ्स और एयर के बीच में फ्रिक्शन होगी और जो मसल्स हैं, ठीक है, या बॉडी है उसके बीच में हीट का जनरेशन होगा। लेकिन इतना कैपेबल नहीं है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल स्पीड से दौड़ रहा है तो उसमें आग कभी भी नहीं लग सकती उसकी बॉडी में। तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन जो है वो इस केस में रॉन्ग हो जाते हैं। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कि एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो इन फ्रंट ऑफ रनर कंप्रेशन हो जाती है उन एयर मॉलिक्यूल्स की और आग लग सकती है। इसको समझते हैं कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब एक मीटरॉइड है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही इसके आगे क्या आएंगे, कुछ एयर पार्टिकल्स आएंगे। अब क्योंकि ये इतनी तेजी से आ रहा है तो इन एयर पार्टिकल्स को टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये इसके रास्ते से हट जाएं। उस केस में क्या होगा कि ये इतनी तेजी से आ रहा था कि जो एयर पार्टिकल्स थे वो कंप्रेस हो गए और जितना ज़्यादा ये कंप्रेस हो जाएंगे उतनी ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे। तो जितने ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगे उतनी ज़्यादा आग जो है वो ये कैच कर लेगा। ये जो बॉडी है जो भी मेटेरॉइड है इसमें आग लग जाएगी। तो ये जितने साइज़ का स्पेस से आया था उतने साइज़ तक का ये धरती पर नहीं पहुंचेगा, उससे काफ़ी छोटा हो गया होगा, ठीक है। इस तरह से मेटेरॉइड्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, जब वो स्पेस से आते हैं तो वो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन आग लगने की वजह से वो आकार में छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ कैरिकेचर इज शोन बिलो विद 3-headed डॉग। तो ये जो आपको दिखाया गया है इसके बारे में पूछा है, एंड अ सिंबल, और ये सिंबल जो दिखाया गया है इसके बारे में पूछा है कि ये किस डेंजर साइन के लिए शो किया जाता है, ठीक है। तो दिस शोज डेंजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो किसके लिए ये डेंजर साइन जो है वो यूज किया जाता है, तो डेफिनेटली जो आंसर है दैट इज रेडिएशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, वी नो दैट वी आर मेड ऑफ पार्टिकल्स बट व्हेन द यूनिवर्स बिगेन नो पार्टिकल्स हैड मास। ठीक है, आप सभी को पता है आप पार्टिकल्स के बने हैं, लेकिन यूनिवर्स जब शुरू हुआ उस टाइम पे किसी भी पार्टिकल के पास क्या नहीं था, मास नहीं था। तो वो सारे के सारे एक ही स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि मास नहीं था तो सब के सब किस तरह से ट्रेवल कर रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल कर रहे थे। So it is believed that stars, planet and life could only emerge because particles gain their mass from a fundamental giving field। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी आज हम स्टार्स, प्लैनेट और ये सब देख रहे हैं, ये कैसे बने कि जो पार्टिकल्स थे उन्होंने मास को गेन कर लिया किसी फंडामेंटल मास गिविंग फील्ड से। अब आपको पूछा है जो एग्जिस्टेंस है इस फील्ड का, यानी कि फंडामेंटल मास गिविंग फील्ड का जो एग्जिस्टेंस है वो किसकी डिस्कवरी से कंफर्म किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हिग्स बोसॉन पार्टिकल। ठीक है, समझते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिग्स बोसॉन पार्टिकल को गॉड पार्टिकल, द गॉड्स पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको ये नाम जो है वो एक पब्लिशर थे जिन्होंने एक बुक में इस चीज़ का जिक्र किया, तो वो उस बुक को द गॉडडैम पार्टिकल करके नाम देना चाहते थे। ठीक है, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी के बाद इसको जो नाम है वो द गॉड पार्टिकल रखा गया। ठीक है, अब हुआ क्या, जब इसको गॉड पार्टिकल कहा गया, ठीक है, अब क्यों इसको कहा गया, क्यों ये कहा जा रहा है कि इससे जो है वो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसको समझने के लिए आपको क्वांटम फील्ड का, क्वांटम फील्ड थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि एक पार्टिकल है, उसका खुद का कोई मास नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये मास को गेन कर लेता है जैसे ही ये इंटरैक्ट करता है हिग्स फील्ड के साथ। अब इस हिग्स फील्ड में क्या होते हैं, ये हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल के साथ ये जो है जो पार्टिकल है ये आकर के इंटरेक्ट करता है और मास को गेन कर लेता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल है इसके बारे में जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि एक तो ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, या हमारे वर्ल्ड में। अब इनका, ये जो पार्टिकल होते हैं इनका खुद का मास तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो खुद का मास होता है, चार्ज नहीं होता है। तो इस तरह से अगर ये एक्सेलरेट कर रहे हैं एक पोजीशन में, इस तरह से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल आया, इसने इंटरेक्ट किया और इसने गेन कर लिया मास। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सभी पार्टिकल्स इस हिग्स बोसॉन फील्ड पार्टिकल के साथ या हिग्स फील्ड के कांटेक्ट में आकर के मास को गेन करते हैं तो सब पार्टिकल्स का मास अलग कैसे है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहा है तो वो ज़्यादा मास को गेन कर लेता है। ठीक है, वो काफ़ी हैवी हो जाता है। और अगर यही इंटरेक्शन काफ़ी स्लो है, यानी कि लो है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई इंटरेक्शन, तो उसका मास जो है वो कैसा होगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं या अदर पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट तरीके से इस फील्ड के साथ, हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनका जो मास है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, अब एक पार्टिकल है फोटॉन्स जिनका मास नहीं होता है, दे हैव नो मास। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंटरेक्ट नहीं करते हैं हिग्स फील्ड के साथ। तो अब ये इंटरेक्ट नहीं करता हिग्स फील्ड के साथ, इसीलिए इनका कोई मास भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, देयर इज अ लेजेंड दैट व्हेन द इन्वेंटर ऑफ चेस शोड इट टू द रूलर द लेटर वाज सो प्लीज्ड दैट ही आस्क्ड द इन्वेंटर टू आस्क फॉर एनी प्राइज। द इन्वेंटर इज सपोज्ड टू हैव आस्क्ड दैट ही मे बी गिवन 1 grain for the first square, 2 for the second, 4 for the
सॉरी थर्ड फॉर द थर्ड, 3 फॉर द थर्ड एंड 4 फॉर द फोर्थ होना था यहाँ पे, ठीक है, एंड सो ऑन, डबलिंग द नंबर ऑफ ग्रेन्स ईच सब्सिक्वेंट स्क्वायर. According to the legend, the ruler laughed at it, saying it is such a small price. But then the treasurers started to calculate. They found that this would require such a huge number of wheat grains, which they do not have. This legend illustrates. आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी पूछी है, ठीक है. एक इन्वेंटर था चेस का, वो राजा के पास जाता है और अपनी चेस जो है वो उसको शो करता है. तो राजा बहुत खुश हो जाता है कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बना दी है इसने, तो वो उसको कुछ ना कुछ इनाम मांगने को कहता है. तो जो इन्वेंटर होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे फर्स्ट स्क्वायर के लिए 1 ग्रेन का दाना दे दो, सेकंड 2 दे दो सेकंड के लिए, उसी तरह से नंबर्स को डबल करते जाओ ईच सब्सिक्वेंट स्क्वायर के लिए. तो जो रूलर होता है, जो किंग होता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है, हंसने लगता है और उस इन्वेंटर को कहता है कि ये तो तुमने बहुत छोटा प्राइस मांग लिया है. तो उतनी देर में जो ट्रेजरर्स होते हैं, जो राजा के पूरा लेखा जोखा देखते हैं, वो जब कैलकुलेट करते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर बन रहा है और इतने व्हीट ग्रेन्स तो शायद उनके पास हैं भी नहीं. तो ये लेजेंड क्या इलिस्ट्रेट करना चाहता है यहाँ पर, वो आपसे पूछा है, ठीक है. तो बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल पावर्स की बात कर रहा है यहाँ पर, तो दिस विल बी द राइट आंसर. क्या होता है एक्सपोनेंशियल पावर्स करके, आपने एक मैथ्स में चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, कि जैसे कोई डिजिट है, इसकी जो पावर होती है, ठीक है, वो मतलब जैसे 4 है तो 4 को 2 बार अगर आप करोगे तो 4 4 जा 16 बन जाएगा. तो देख रहे हैं आपकी 4 से ये कितनी बड़ी डिजिट बन गई. उसी तरह से यहाँ पर अगर 64 स्क्वायर्स हैं और 64 स्क्वायर्स के लिए अगर आप 64 ग्रेन्स मतलब 64 की पावर 64 कर देंगे तो कितनी बड़ी डिजिट बनेगी, मेरे लिए प्रोनाउंस करना भी ईजी नहीं है, ठीक है. तो आप अपने कैलकुलेटर्स पे ज़रूर इस चीज़ को करके देखें कि ये कितनी बड़ी डिजिट बन जाती है. तो ये बेसिकली क्या बताता है कि जो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंसेस होती हैं वो कितनी फास्ट ग्रो करती हैं, कितनी जल्दी वो ग्रो करती हैं, ठीक है. तो ये पावर बताता है एक्सपोनेंशियल सीक्वेंसेस की. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ़ अ चाइल्ड एक्स इज सेड टू बी हैविंग वेट अबव 70 परसेंटाइल, व्हाट डज इट मीन, ठीक है. एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा है इन्होंने. जैसे मान लेते हैं कि ये कोई चीज़ है दैट इज़ 100%. अब इन्होंने कहा है कि जो चाइल्ड एक्स है उसका वेट जो है वो 70 परसेंटाइल से ज़्यादा है. तो मतलब जो 70 परसेंटाइल बच्चे हैं उनसे ज़्यादा किसका वेट है, एक्स का वेट. तो ये कहीं यहाँ होगा. तो अब हमें आंसर में क्या पूछा है, ठीक है, आंसर में बेसिकली दिस इज़ द राइट आंसर. ये क्यों है, इसका रीज़न समझते हैं. क्योंकि 70% से ज़्यादा वेट है एक्स का, तो मतलब एक्स से भी ज़्यादा कितने बच्चे बचे, 30%. तो यही आंसर है कि 30% ऑफ द चिल्ड्रन आर अबव द वेट ऑफ एक्स, ठीक है. बहुत ही बेसिक सा सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 6.21. Later on, it was discovered that 2 items +5 and +3 were taken as -5 and -3. Find the correct mean. ठीक है, देखिए इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास जो मीन दिया था वो मीन कितना दिया हुआ है, 6.21 है ना. और कितनी ऑब्जर्वेशंस ली हैं, बेसिकली ऑब्जर्वेशंस हैं 20. अब अगर आप इनका सम निकाल लें, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन का, तो 20 इंटू 6.21 हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू 124.2, ठीक है, 124.20. अब करेक्ट मीन को निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आता है. फॉर्मूला किस तरह से होता है कि आपको इनकरेक्ट मीन को रखना है, उसमें से जो रॉन्ग वैल्यूज़ हैं उनको माइनस कर देना है और प्लस किन को कर देना है, जो आपके पास करेक्ट वैल्यूज़ हैं. इसी फॉर्मूले में अगर आप इसको पुट करें तो ये बनेगा कुछ इस तरह से. रॉन्ग वैल्यूज़ आपके पास कौन सी थी, -5 और -3, -5 एंड -3, प्लस करेक्ट वैल्यूज़ आपके पास हैं 5 + 3. अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा. ये बन जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 8.
जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +8। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकल करके आएगा दैट इज़ 140.2। अब क्योंकि हमें इसका मीन निकालना है, ठीक है, करेक्ट मीन निकालना है, तो 140.2 को 20 ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मीन हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये हमारे पास 7.01 जो है वो आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछ रहा है? द स्टैटिस्टिकल टर्म टू रिप्रेजेंट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली सेलिंग कमोडिटी ऑफ अ शॉप। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं आपको कुछ डिजिट्स दे दूं, जैसे कि 4, 6, 3, 2, 4, 5, 8, 4, 7, 9, अब मैं आपसे पूछूंगी इनमें मोड क्या रहेगा, ठीक है, तो आप फटाफट से देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टर्म्स हैं वही हमारा मोड बन जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर पूछी है, तो राइट आंसर विल बी मोड। ठीक है, कि जो फ्रीक्वेंटली सेलिंग कमोडिटी है, ठीक है, कमोडिटी है शॉप की, उसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनअफेक्टेड बाय आउटलायर्स। ठीक है, सबसे पहले आउटलायर्स को समझ लेंगे। अगर मैं वन टर्म में इसका आंसर दूं तो आप इतना याद रख लीजिए कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उसको हम आउटलायर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं ये बाकी सारी जितनी वैल्यूज होती हैं इनसे डिफर कर रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आप ग्राफ में देख लीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आउटलायर से कौन सा ऐसा है जो अनअफेक्टेड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीन को ले लेते हैं, तो मीन कैसे निकालते हैं? सारी डिजिट्स को आप क्या करेंगे? सम करेंगे उनका और डिवाइडेड बाय, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं तो डिवाइडेड बाय 7 करके उनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इन डिजिट्स को चेंज कर दूं, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज को चेंज कर लूं, तो ऑब्वियसली मीन चेंज हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप डिजिट्स चेंज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी वेरी कर जाएगा। उसी तरह से अगर मैं रेंज तो स्टार्ट ही एक्सट्रीम वैल्यू से होगी, तो अगर आपने एक्सट्रीम वैल्यूज ही चेंज कर ली तो ऑब्वियसली रेंज भी चेंज हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। द राइट आंसर विल बी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो ये जो आप स्काई ब्लू कलर में देख रहे हैं इससे रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप देख रहे हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो नेक्स्ट ग्राफ में थोड़ी सी एक्सपैंड भी कर दी है, लेकिन तब भी जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं आया है। तो इसीलिए जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, अगर वो आप चेंज कर देते हैं या वो चेंज भी हो रहा है तो आउटलायर्स जो है वो अनअफेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वन स्टडी इंटेंडेड टू कंपेयर 12 आवर नर्सिंग शिफ्ट्स। ठीक है, कि 12 आवर जो नर्सिंग शिफ्ट कर रही थी उनको कंपेयर करना है 8 आवर्स जो नर्सेज शिफ्ट कर रही हैं, टू एक्सेस द इफेक्ट्स ऑन पेशेंट आउटकम्स। ठीक है, और आप क्या देखना चाहते थे वो, कि इससे क्या पेशेंट आउटकम जो है वो देखने को मिल रही है, कि 12 आवर वाली से कैसे मतलब वो ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, और 8 आवर्स वाली कैसे जो है वो पेशेंट को ट्रीट कर रही है। और ये डिफरेंट वार्ड्स में जो है वो चल रहा है और वहाँ से वो आउटकम्स लेना चाहते हैं। तो मोस्ट सूटेबल डिज़ाइन आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा उनको चूज़ करना चाहिए। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल्स। ठीक है, अब क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल्स में बेसिकली क्या देखने को मिलता है? एक तो ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, जो भी रैंडमाइज्ड ट्रायल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। अगर ये क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल्स हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लेंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लेंगे और ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स किसी पर्टिकुलर स्कूल से हो सकते हैं, ठीक है, विलेज से हो सकते हैं, ठीक है, क्लिनिक से हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन से, एक पर्टिकुलर जगह से उठा लिए। ठीक है, अब इनका रैंडमली जो डाटा है वो ये किसको दे देंगे? ये दे देंगे स्टडी आर्म्स को, जो इनको स्टडी कर रही हैं या जो डाटा को कलेक्ट करना चाहती हैं। ठीक है, अब ये स्टडी आर्म्स को दे देंगे और फिर जो है वो इनके ऊपर मतलब पूरी रिसर्च जो है या पूरी स्टडी जो है वो की जाएगी। तो इस तरह के जो इस तरह की जो स्टडी है जिसमें क्लस्टर बना करके रिजल्ट मतलब आगे जो है वो रैंडमली उनको दिया जाता है स्टडी आर्म्स को,
उनको हम कहते हैं क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल। अब इसकी एक शर्त है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स जो है वो काफ़ी हाई नंबर में होने चाहिए, तभी क्लस्टर्स बनेंगे और तभी जो है रैंडमली डाटा आगे स्टडी आर्म्स को दिया जाएगा। अगर पार्टिसिपेंट्स का नंबर जो है वो लो है तो उस केस में आप क्लस्टर्ड रैंडमाइज ट्रायल नहीं कर सकते, उस केस में आपको इंडिविजुअल रैंडमाइज्ड ट्रायल्स करने होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल की बात करें तो, ठीक है, इसको ट्रोहक स्टडी भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल उल्टा होता है कोहॉर्ट स्टडी का। अब कोहॉर्ट स्टडी जो है वो बेसिकली लाइफ स्पैन एक्सपेक्टेंसी देखने के लिए करते हैं हम किसी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसको देखने के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं कोहॉर्ट स्टडी। जो रेट्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल स्टडी होती है इसमें दो चीज़ों का बहुत महत्व होता है। एक होता है केस जिसको हम डिजीज्ड बोल लेते हैं, और कंट्रोल जो होता है वो हेल्दी पर्सन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली एपिडेमोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। किसको स्टडी करने के लिए? एपिडेमोलॉजी, ठीक है। क्या होती है ये एपिडेमोलॉजी? तो इसमें जब भी हम एपिडेमोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं या एनालिसिस कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स का और डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। कौन से डिटर्मिनेंट्स? जो कि हेल्दी या फिर डिजीज्ड पर्सन्स हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन का, उस पॉपुलेशन में कितने लोग डिजीज्ड हैं कितने लोग हेल्दी हैं, उसको बेसिकली हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और जो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है, ठीक है, उसकी स्टडी और उसका एनालिसिस करने को एपिडेमोलॉजी कहते हैं। अब ये क्या करते हैं इसमें बेसिकली, जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया तो आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं केसेस की, ठीक है, कि उसमें से कितने डिजीज हैं, और इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? फिर हेल्दी कंट्रोल्स के साथ आप इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे? फिर जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने इस तरह से उनको डिवाइड कर लिया, अब आप क्या करेंगे? उसका रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो जो इसका एग्जिस्टिंग डाटा होगा उसको आप रिव्यू करोगे, ठीक है, और उससे उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछोगे कि पहले आपको कभी ये कुछ हुआ है, या इस तरह से क्वेश्चनर जो है वो क्वेश्चंस को टारगेट करेगा, ठीक है। अब इसका गोल क्या रहता है? देखिए, इसका गोल समझने के लिए कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, नदी नहीं, कोई नाला समझ लीजिए या खड़ा पानी है, इस तरह से समझ लीजिए, और इसके आसपास जो है वो कुछ घर हैं, ठीक है। और इस घर में जो रहने वाले लोग हैं वो बार बार उनको क्या हो रहा है, डेंगू जैसे कुछ बीमारियां जो है वो हो रही हैं, जो मच्छर के काटने से होती हैं। तो जैसे ही ये जाएंगे डॉक्टर के पास, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो इससे पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, आसपास क्या है, ठीक है, इस तरह से पूरे उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को पूछेगा कि आपको पहले कभी ये हुआ है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं पे उसका जो एक्सपोजर है, ठीक है, एक्सपोजर जो है और जो आउटकम है, ठीक है, जिसकी वजह से आउटकम क्या है कि उसको वो बीमारी हो गई है, तो एक्सपोजर और आउटकम के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये पता चल पाता है कि बेसिकली इनके खाने पाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस जगह पे ये रह रहे हैं उस जगह से इनको ये जो है प्रॉब्लम वो आ रही है, ठीक है, तो ये उस जगह को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह की जब हम स्टडीज़ करते हैं तो वो होती है रेट्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे आपने एक पॉपुलेशन लिया, ठीक है, आपको एनालाइज करना है डाटा एक पॉपुलेशन से, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ग्रुप 1 बना लूँ, देन ग्रुप 2, देन ग्रुप 3, इस तरह से मैंने क्या किया, डाटा ले लिया, ठीक है। अब डाटा को कंपेयर किया, ठीक है, और एक टाइम पे ही कंपेयर किया, तीनों डाटा को एक एक दूसरे के साथ तीनों को एक टाइम पे कंपेयर किया। तो इस तरह का जो स्टडी होता है उसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। और बेसिकली ये जो स्टडीज़ होती हैं ये हेल्थ आउटकम्स को मेजर करने के लिए या
जो भी वहाँ पे लोग हैं उनकी हेल्थ को समझने के लिए, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन के फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं। ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव होती है, एनालिटिकल होती है, रिपीटेड स्टडी होती है, और इसका जो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, डिस्क्रिप्टिव होना, एनालिटिकल होना, रिपीटेड होना, ये बेसिकली इसके पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पर्पस है, आप क्यों करना चाहते हैं, और दूसरा कि इसका आपने इस पूरी स्टडी को डिज़ाइन कैसे किया है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय स्टडी पार्टिसिपेंट्स in response to their knowledge that they are being observed is known as। आपको पूछा है कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, और कोई स्टडी चल रही है वहां पर, और वो उसमें उस स्टडी में एक पार्टिसिपेंट है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि एग्जिस्टिंग बिहेवियर से, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी मॉडिफाई हो गया है जब से वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को बेसिकली हॉथॉर्न इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। समझते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है। 1920 से 1930 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, किसके ऊपर हो रहा था, वर्कर्स के ऊपर हो रहा था जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। अब इन वर्कर्स के लिए क्या किया गया कि वहाँ पर लाइट की व्यवस्था ठीक कर दी गई, ठीक है, इनको इंसेंटिव्स अच्छे देने लग पड़े, ठीक है, तो इनको इंसेंटिव्स और लाइट वगैरह कुछ फैसिलिटीज़ अच्छी दे दी गई। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि इनकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो गई, ठीक है। तो शायद साइंटिस्ट को लगा कि इनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, ऐसा इसलिए है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इन सारी चीज़ों को रिवर्स कर दिया, ठीक है, कि इंसेंटिव्स भी कम मिले, वहाँ पर व्यवस्था भी वैसी नहीं रही है ना, तो उससे भी कम कर दिया, रिवर्स कर दिया, तब भी उन्होंने देखा कि वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो अभी भी अच्छी है। फिर उन्होंने एक रीज़न जो है वो ढूंढा, वो ये ढूंढा कि वर्कर्स को पता था कि वो जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, स्टडी के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, आप अच्छा बिहेव करते हैं, वही चीज़ वर्कर्स के साथ हुई। तो वर्कर्स में जो ये मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर देखा गया, इसको हॉथॉर्न इफेक्ट का नाम दे दिया गया। उसी तरह से प्लेसेबो इफेक्ट आता है। प्लेसेबो इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, इसको कहते हैं शुगर पिल, ठीक है, मीठी गोली देना किसी को। अब प्लेसेबो इफेक्ट को कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक पेशेंट है, ठीक है, या दो पेशेंट्स हैं और एक डॉक्टर है, ठीक है। अब एक डॉक्टर ने इसको तो ड्रग दिया है, ठीक है, जो इसको बीमारी है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, मेनली साइकोलॉजिकल पेशेंट्स में ऐसा किया जाता है, ठीक है, और इसको क्या दे दिया, इसको प्लेसेबो दिया। प्लेसेबो का मतलब कि इस पेशेंट को बोला गया है कि ये उस बीमारी की दवाई है, ठीक है, लेकिन इसको उसके नाम पे कुछ मल्टीविटामिन दे दिए, है ना, इस तरह की कोई चीज़ें दे देते हैं, ठीक है। जैसे इंजेक्शन, इस पेशेंट में अगर इंजेक्शन लगाया तो एक पर्टिकुलर ड्रग का लगाया, लेकिन इसमें जो है वो वाटर का, पानी का इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, और बाद में क्या देखा गया कि ये पेशेंट जो है वो क्योर हो रहा है, ठीक है, सिर्फ साइकोलॉजी के बेसिस पे कि मुझे तो इंजेक्शन लगा है। तो ये जो क्योर खुद को कर रहा है, ठीक है, इसका जो दिमाग है वो अपनी बॉडी को क्योर कर रहा है, इस तरह के इफेक्ट को, जो कि आपको एक तरह का प्लेसेबो दिया जाता है, इसको कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट, ठीक है। इसमें बेसिकली कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ऐसा होता है कि जैसे आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि डॉक्टर ने अगर हमें दवाई दी है तो अब मैं ठीक हो ही जाऊंगा, है ना, इस तरह की कोई क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह हुई होती है, जिसकी वजह से जो है हमारा साइकोलॉजी हमारी बॉडी को क्योर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर हम नेम एंड बायस के बारे में बात करें तो ये एक तरह की क्या होती है, सिलेक्शन बायसनेस होती है, ठीक है, सिलेक्शन बायसनेस। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे एक्सट्रीम हेल्दी पर्सन्स को और एक्सट्रीम सिक पर्सन्स को, ठीक है, क्या करते हैं, स्टडी से एक्सक्लूड कर देते हैं, या मैं कहूँ रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और जो बीच की रेंज में इंसान या पर्सन्स आ रहे हैं उनको स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है।
तो इसको कहते हैं नेमेंस बायसनेस। ठीक है, उसी तरह से बर्गसन बायसनेस क्या होती है, ये भी रिसर्च के लिए ही किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ कि कोई बर्गर की क्वालिटी के ऊपर स्टडी चल रही है, ठीक है, और इसका जो दूसरा फैक्टर ले लिया वो ले लिया मिल्क शेक की क्वालिटी। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आपने स्टडी की और ग्राफ को प्लॉट किया और दोनों को एक सिमिलर ग्राफ के थ्रू दिखाया है, ठीक है, अब इनकी बीच में बेसिकली तो कोई रिलेशन नहीं है, ये नेगेटिवली कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो स्टडी हुई है उसमें ऐसा शो हो रहा है कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। ठीक है, ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टडी और इस तरह की जो बायसनेस होती है उसको हम बर्गसन बायसनेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इन अ स्टडी 5000 पेशेंट्स आर रैंडमली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, 5000 पेशेंट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक को दिया गया 100 mg का ड्रग, ठीक है, और दूसरे को सिर्फ प्लेसेबो दे दिया गया। अब ये स्टडी जो है, द स्टडी एंड पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक अमंग द 2 ग्रुप्स एट द एंड ऑफ 5 years। ठीक है, 5 साल बाद जो है वो स्टडी को एंड करना था और जो इंसिडेंस थे स्ट्रोक्स के वो देखने थे दोनों ग्रुप्स में कि किसमें कितने हुए हैं। द स्टैटिकल टेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी, इसके लिए आप कौन सा स्टैटिकल टेस्ट जो है वो चूज करोगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट को आप क्यों प्रेफर करोगे वो चीज समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। ठीक है, बेसिकली स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट होता है ये। ठीक है, एक मतलब आपके पास जो डाटा है उस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, और फिर इस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को यूज करते हैं आप। ठीक है, किसके ऊपर यूज करेंगे, फॉर द एनालिसिस ऑफ 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, इनको आपने एनालाइज करने के लिए इस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को यूज किया। लेकिन ये जो 2 कैटेगरियल वेरिएबल्स हैं ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे हैं ये, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है और ये टेस्ट के जो स्टैटिक्स हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे जब आपने सैंपल लिया और ऐसे 2 वेरिएबल्स लिए हैं जो कि इस स्टैटिस्टिकल टेस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उस केस में जब हम कोई भी टेस्ट यूज करेंगे तो वो कौन सा टेस्ट होगा, काई स्क्वायर टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मैन विटने यू टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो डिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं उनके केस में यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है और मैन विटने टेस्ट भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, अब क्या करता है ये, जैसे कि नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। अब इस नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे कि नल हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने जैसे 2 वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए, जैसे मैंने मान लिया कि एक पॉपुलेशन से x और एक पॉपुलेशन से y। ठीक है, अब इन दोनों पॉपुलेशन से मैंने क्या किया, एक नल हाइपोथेसिस फ्रेम की। जैसे कि नल हाइपोथेसिस में मैंने ये कहा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x जो है वो y से बड़ा है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि y जो है वो x से बड़ा है। तो इस तरह की जब टेस्टिंग हम करते हैं और नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम मैन विटने यू टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अनपेयर्ड टी टेस्ट। ठीक है, अनपेयर्ड टी टेस्ट जो होता है वो हम इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए करते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल्स, अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपने मीन्स ले लिए। ठीक है, किसी 2 ग्रुप के मीन्स ले लिए। ठीक है,
या आप ऐसे लिख लीजिए कि 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन ले लिए, तभी ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के। ठीक है, अब ये जो 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के आपने मीन्स लिए हैं, आप इनको टेस्ट करोगे और आपको क्या देखना है कि इनमें कोई ना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या है, ये अनपेयर्ड टी टेस्ट जो है वो हम इस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए कि इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो टी टेस्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट आ जाता है, ये भी होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के लिए ये कैसे यूज़ होता है, जैसे कि आपको पॉपुलेशन बेस्ड सैंपल है। ठीक है, आपके पास पॉपुलेशन बेस्ड सैंपल है। ठीक है, और उस पॉपुलेशन बेस्ड सैंपल की आपको लोकेशन टेस्ट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली लोकेशन के लिए जहाँ पर भी कोई टेस्ट यूज हो रहा होगा वो होता है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। ठीक है, या जैसे आपको कंपेयर करनी है लोकेशन ऑफ 2 पॉपुलेशन। ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन जो है इनके सैंपल्स मैच्ड हो गए हैं, 2 मैच्ड सैंपल्स हैं आपके पास। ठीक है, और 2 पॉपुलेशंस हैं। अब आपको जो है वो कंपेयर करनी है इनकी लोकेशन, तो आप क्या करोगे, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड व्हाइल रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ रैंडमाइज्ड क्लिनिकल टेस्ट। अभी हम रैंडमाइज्ड क्लिनिकल टेस्ट को पढ़ के आए हैं। ये कह रहा है कि जब आपको ये वाले टेस्ट करने हो, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल टेस्ट करने हो, तो उसके लिए कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। तो इसके लिए कंसोर्ट गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। अभी करंटली हम लोग कंसोर्ट 2010 गाइडलाइंस यूज कर रहे हैं, 2010 की गाइडलाइंस यूज कर रहे हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, क्यों करते हैं ये कंसोर्ट, तो कंसोर्ट का बेसिकली जो फुल फॉर्म है वो है कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। ठीक है, कि जो आप ट्रायल्स को रिपोर्ट कर रहे हो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ट्रायल्स की उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स को, उनको इम्प्रूव किया जाए, उनकी रिपोर्टिंग को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो रिसेंट वर्जन जो 2010 है, ठीक है 2010 है, वो क्या इंक्लूड करता है कि सबसे पहले आपके पास 25 आइटम चेकलिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास फ्लो डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, ये जब आपके पास 2-3 चीजें होंगी, ये इंश्योर करेंगी कि आपका जो ट्रायल्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हैं और कैसी हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, आपने कोई भी झूठ या घपलेबाजी उसमें नहीं की है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके ट्रायल मेथड्स होंगे वो भी ट्रांसपेरेंट रहेंगे और इसके बाद जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, वो भी ट्रांसपेरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नॉमिनल डाटा इन स्टैटिक्स। ठीक है, अब नॉमिनल डाटा क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। नॉमिनल डाटा उस चीज को कह देते हैं जो सबसे लीस्ट प्रिसाइज हो, लीस्ट प्रिसाइज। ठीक है, या इसको कह दो कि कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डाटा, या उस डाटा का लेवल जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो। दूसरी चीज, जिस डाटा को सिर्फ और सिर्फ लेबल किया जा सके। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेबल किया जा सके। तीसरी चीज, इसमें कोई भी रैंकिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई इक्वल स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसके बीच में,
बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, जो भी आप रीडिंग ले रहे हो, जो वैल्यूज आप ले रहे हो, ठीक है, वैल्यूज वेरिएबल्स, इनके बीच में कोई इक्वल स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, या कोई जो बिल्कुल ट्रू जीरो वैल्यू है वो भी क्या है, एक तरह का नॉमिनल डाटा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखने जाएं तो अगर आप ब्लड प्रेशर रीडिंग देखोगे तो 80 mmHg से 120 mmHg तक की रेंज होती है, तो ये एक रेंज आ गई, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब एज जो है उसको भी डिवाइड कर दिया गया है, जैसे अगर आप देखोगे तो 0 to 18 जो है वो चाइल्ड, उसको कह देते हैं चाइल्ड है, बच्चा है, ठीक है। 19 से 40 तक जो है वो एडल्टहुड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 41 से 80 या 90 जितनी भी एज है वो सारी क्या आ जाएगी, ओल्ड एज आ जाएगी। तो इसको एक प्रिसाइज डाटा बना दिया गया है, ठीक है। तो ये भी जो है वो आंसर नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ पेन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक ग्रेड दे दिया गया है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है ना। तो एक रैंकिंग दे दी गई है, ऑर्डर दे दिया गया है। तो द राइट आंसर विल बी कलर ऑफ रेनबो, ठीक है। इसको कोई प्रिसाइज ऑर्डर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्लेयर्स ऑफ अ फुटबॉल टीम वर एडवाइज्ड टू स्टैंड as per the ascending order of their height. The median height of the football team will be, ठीक है, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उन्होंने सब्सटीट्यूट्स को एक्सक्लूड कर दिया है, तो मतलब टीम में कितने पर्सन होंगे, 11। अब क्योंकि ये ऑड डाटा है, ठीक है, तो हमारे मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, ये, ठीक है, n+1/2। और अगर इसी तरह से इवन डाटा हो तो n/2 रहता है। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे 11 + 1 divided by 2, it will be 12/2, so answer will be 6th। so ये that of the 6th person, वो जो है वो हमारी फुटबॉल टीम की मीडियन हाइट होगी। so this will be the right answer, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, इसी तरह से हमें प्यार देते रहें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।